स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। और बीए प्रोग्राम के कोर्स में उन सभी के पास में सब्जेक्ट में ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एंड जेंडर का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आप सभी के लिए फर्स्ट यूनिट के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड चैप्टर में है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही। और ये टॉपिक है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, या हो सकता है आपके पेपर में ग्लोबलाइजेशन भी लिखा हुआ आ जाए। तो तीनों चीज़ सबसे पहले सेम ही होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इसमें क्वेश्चन सिंपल ही आता है बिल्कुल इस वाले अंदर कि वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रभाव पूछेगा। प्रभाव किस किस पे पूछता है पहली बात तो बता दूं आपको, फिर 5 के ऊपर प्रभाव पूछेगा। तो 5 के ऊपर प्रभाव पूछा है। वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए हम इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे, जिसके अंदर अच्छे प्रभाव भी देखेंगे और इसमें कुछ बुरे प्रभाव भी देखेंगे। तो वीडियो 2 पार्ट में रहने वाली है। प्रभाव किस किस के ऊपर पूछता है, वैश्वीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, पहली चीज़ वैश्वीकरण का श्रमिकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण का किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण का आदिवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, और वैश्वीकरण का दलितों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। इन 5 प्रभावों को आपसे पूछा जाता है। इसमें दलित मेंशन नहीं है और दलित और आदिवासी के लिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि अलग से बना दूं। इसमें हम 3 प्रभाव के बारे में और इसके इंट्रो के बारे में भी हम अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि भूमंडलीकरण क्या है। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा नाउ कि भूमंडलीकरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला भू, और जिसका अर्थ होता है भूमि, और मंडलीकरण जिसका अर्थ होता है समाहित होना। यानी भूमंडलीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू जमा मंडलीकरण। भू का मतलब भूमि और मंडलीकरण का मतलब होता है समाहित होना, जिसके अंदर चीज़ें समाती है। तो इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों को आपस में जोड़ती है, जोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें ज़्यादातर आज समय में हम देखें तो एक देश दूसरे देश से अलग क्यों है, क्योंकि उसकी भौगोलिक सीमा कुछ और है। भारत पाकिस्तान से अलग क्यों है, क्योंकि भारत की भौगोलिक सीमा एक निर्धारित है, उसके बाद भारत खत्म हो जाता है। तो इस वजह से वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण क्या करता है कि ऐसी सीमाओं को भुलाता है और लोगों को, देशों को, ज्ञान को, वस्तुओं को एक साथ जोड़ता है, जिसे हम फ्लो के रूप में भी देखते हैं, वैश्वीकरण को प्रभाव के रूप में भी देखते हैं। आगे देखेंगे कि भूमि और मंडलीकरण जिसका अर्थ होता है समाहित करना या समाहित होना। इस प्रकार वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ हुआ कि विश्व में एक ऐसी परिधि, विश्व का एक ऐसी परिधि में समा जाना कि विश्व के जितने भी देश हैं वो आपस में क्या कर सकें, बहुत अच्छी तरीके से व्यापार कर सकें, बहुत अच्छी तरीके से आर्थिक रूप से सहयोग दे सकें, बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक रूप से सहयोग दे सकें और बहुत अच्छे तरीके से सांस्कृतिक रूप से सहयोग दे सकें। तो यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण किन शब्दों से मिलकर बना है आपने ये देख लिया। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, जिसमें हम देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, ज्ञान, इन चारों चीज़ों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कई पक्ष हैं, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष भी हैं, वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष भी हैं और वैश्वीकरण के जो क्षेत्रीय व सांस्कृतिक पक्ष भी हैं। इसमें किसी एक क्षेत्र के साथ में सहयोग करने के साथ साथ एक छत्र के नीचे आ जाना, यानी इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक छत के नीचे आकर एक दूसरे का क्या करना, सहयोग करना। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवाओं, पूंजी और मानवीय संसाधनों के साथ आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि भाई देशों के बीच में वस्तु, सेवा, पूंजी और मानवीय संसाधनों का आदान प्रदान वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। इसे हम एक फ्लो के रूप में भी देखते हैं। हाल ही में हम देखें तो वैश्वीकरण जो है उसका संक्रमण पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वैश्वीकरण का, और वैश्वीकरण के बढ़ने के कारण आज विश्व के जो बाजार है, विश्व का जो व्यापार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जिससे अधिकतर लोगों को लाभ भी मिल रहा है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, व्यापार के थ्रू में, या फिर उनका आर्थिक बेनिफिट अलग से ही हो। ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आप देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, आर्य साम्राज्य के टाइम पे, उस समय पे भी ये मौजूद थे। क्योंकि जो वैश्वीकरण है उसके अंतर्गत हम व्यक्ति, वस्तु, पूंजी का आदान प्रदान करते हैं और व्यक्ति, वस्तु, पूंजी तो उस काल में भी आते जाते थे। हमने कई सारे ऐसे अवशेष देखे जो हड़प्पा काल में मिले, जो कि इस देश के नहीं बल्कि दूसरे देश से शायद मंगाए जाते थे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद में हम बात करेंगे समय के बदलने के साथ साथ इसके जो दायरे हैं उसमें भी बदलाव आया है। इसके दायरे भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं। भूमंडलीकरण का सिलसिला 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज के साथ शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी में भौगोलिकरण जो है भौगोलिक जो है इस चीज़ की शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 1980 में इसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और 1990 में विश्व के ज़्यादातर देशों ने इसको लगभग अपना लिया था। उसमें से भारत भी एक देश था जिसने 1991 में वैश्वीकरण, जिसे हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन, इन नीति को अपनाया था। इसके बाद भूमंडलीकरण के कारण वहाँ पर बहुत सारे लाभ हुए और बहुत सारी हानियाँ भी हुई है भूमंडलीकरण के कारण। इसके अलावा तेज़ी से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसमें लोगों का रहन सहन धीरे धीरे, वैश्वीकरण जो है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रहा है और इसमें हमारा रहन सहन भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, पहले के मुकाबले कंपेयर टू बेटर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कि भाई जिनके साथ कई तरह के लोगों का ये भी मानना है कि भाई वर्तमान समय में किसी भी देश को तरक्की करना है तो उसे वैश्वीकरण को अपनाना ही पड़ता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भाई किसी भी देश के लोगों को अगर आप लोगों को मिलना आएगा, ठीक है, तो वो वही तरक्की करना ही है, तो आप विकास करना चाहते हो। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी देश को तरक्की करना है तो उसे वैश्वीकरण को अपनाना ही पड़ता है। कोई भी देश अकेला विकास नहीं कर सकता, उसे अपने विकास को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने जो भी कॉम्पिटिटर देश है उनसे हाथ मिलाना पड़ता है। इस व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा लाभ है और बहुत सी इसकी हानियाँ भी हुई हैं। वैश्वीकरण के ऐसे बहुत सारे लाभ हुए हैं और वैश्वीकरण के बहुत सारी हानियाँ हुई हैं। वैश्वीकरण आधुनिक समय में हमारे लिए दो धारी तलवार के रूप में है। हम कंफ्यूज हैं इसकी ज़्यादा अच्छाई करें या ज़्यादा बुराई करें, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन सेक्टर्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उस आधार पे हम इसकी आलोचना भी करते हैं, उस आधार पे इसकी समर्थन भी करते हैं। तो आधुनिक समय में वैश्वीकरण का प्रभाव महिलाओं पर, आदिवासियों पर, श्रमिकों पर, दलितों पर और साथ ही साथ महिलाएं, श्रमिक, दलित, आदिवासी और मजदूरों के ऊपर, इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो पीजेंट्स के ऊपर वैश्वीकरण के कई सारे प्रभाव हैं। तो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव किसानों पर पड़ा है, क्योंकि आज वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियां, विदेशी जो लोन देने वाली बैंक्स हैं वो हमारे देश में आ गए और आज किसान जो है वो क्या करता है कि भाई अपनी ज़मीनों को गिरवी रखकर वहाँ से क्या करता है, लोन लेता है। परंतु हमें एक चीज़ देखने को ये भी मिलती है कि कई बार किसान अपनी पैसे को चुका नहीं पाता और जिसकी वजह से उसका घर जो है वो उसके परिवार के, उसके हाथों से चला जाता है। लेकिन हम कई बार देखते हैं ऐसा, जो दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रियाओं के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। वैश्वीकरण से पहले साहूकारी प्रथा थी, साहूकार से हमें पैसे लेने पड़ते थे, परंतु साहूकार भी, हम अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी वो कुछ प्रॉब्लम को समझते थे, लेकिन बैंक वाले जो होते हैं इस तरीके से समझते नहीं। तो वैश्वीकरण के कारण हमने देखा कि मल्टीनेशनल बैंक्स आए हमारे देश में और इन बैंकों की वजह से किसानों को लाभ तो हुआ है लेकिन उसकी हानि भी हुई है। हानि क्या हुई है कि वैश्वीकरण के कारण इनको कर्ज की बोझ में बढ़ गए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा बेनिफिट कमाने के चक्कर में, किसानों ने क्या किया, ज़्यादा बेनिफिट कमाने के चक्कर में दूसरे देशों से हाथ मिला लिया, दूसरे देशों से क्या कर लिया, हाथ मिला लिया। और दूसरे देश आज लोन देते तो हैं, दूसरी विदेशी कंपनी लोन देती तो है, परंतु उससे पहले वो उनसे उस पैसे की वैल्यू जैसी चीज़ ही अपने पास में गिरवी रखती है, ताकि कल को पैसा ना भी दिया जाए तो वो जब्त कर लिया जाए। और वैश्वीकरण के कारण यही प्रॉब्लम हो रही है कि किसानों की ज़मीनें, किसानों के घर जब्त हो रहे हैं और इन पर कोई भी दया भाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि इसका कई जगह पर मैंने कहा था कि ये एक दो-धारी तलवार के लिए, हम लोगों के लिए दो-धारी तलवार क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर ये देखते हैं कि कई बार वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण के कारण सहयोगी देश को भी लाभ मिलता है। इसके अलावा किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया, कर्ज लिया था, अब किसानों ने कर्ज नहीं चुका पाए तो उनको पता है कि वो किस मुंह से मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा, तो आत्महत्या की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जब किसानों की स्थिति का पता चलने की कोशिश की तो इसका प्रभाव काफ़ी हद तक वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति से जुड़ा हुआ था। तो हमने देखा कि भाई किसानों की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, तो उसमें सबसे पहले पाया गया कि वैश्वीकरण, आंधी, इन्हीं सब के कारण क्या है कि वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हालांकि देशों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती है
वैश्वीकरण की वजह से क्या होता है, देशों की भलाई होती है, लेकिन देशों की भलाई के बाद भी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी स्थिति है जो स्थिति धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही। इसके बाद में परंतु बहुत सारी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल किसानों को फ़ायदा हुआ है, किसानों को कीटनाशक मिलना शुरू हो गई है, सस्ते दाम पे बिजली मिलना शुरू हो गई है, तो ये किसानों के लिए फ़ायदा है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मिलने शुरू हो गए, बहुत सारे खाद मिलना शुरू हो गए, बहुत सारे उर्वरक मिलना शुरू हो गए। परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी जैसे किसानों की स्थिति तो सुधर नहीं बल्कि ज़्यादा खराब हो रही है। यदि किसानों की फसलें खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो किसानों के द्वारा जो कर्ज होता है वो कर्ज माफ़ नहीं करवा पाती, क्योंकि किसानों के हम देखते हैं कि बैंक से किसान लोन ले लेते हैं और बैंक वाले क्या करते हैं, उन पेपर्स को रखकर जब्ती कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को कर्जों के बोझ पर दबना पड़ रहा है वैश्वीकरण के कारण, और हाथों में दिए गए वह किसानों को पूरा सूद समेत वापस वसूलते हैं। ऐसा नहीं कि आज इतना पैसा दे दिया कल कभी और दे देंगे, ऐसा नहीं करते वो लोग। उनको पूरा पैसा एक बार में चाहिए होता है और उतना चाहिए होता है एज पर द गाइडलाइंस। इसके बाद में देने पर उनकी जो ज़मीन है वो भी खास तौर पर जब्त की जाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण आज जो है एक किसान अपनी फसलों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेच पा रहा है और अधिक से अधिक उसको मुनाफा भी मिल रहा है। परंतु इसका एक लॉस भी हुआ है कि जैसे अमेरिका अमीर देश है, उन देशों के जो सरकार है वो कुछ ही परसेंट लोगों से खेती करवाती है, और उन परसेंट लोगों से खेती करवाती है तो उन्हें पूरी 100% सब्सिडी देती है। 100% सब्सिडी का मतलब ये है कि अगर आपने अपने खेत में 10,000 रुपये लगाए तो आपको 10,000 रुपये सरकार पहले ही दे देती है। अब भाई किसी किसान ने 10,000 रुपये लगाए थे, अब वो 10,000 रुपये पूरे किसान को पहले से सरकार से मिल गए, तो अब वो किसान क्या करेगा, 10,000 रुपये तो उसको वापस आ गए, तो उसको अगर वो पर डे के हिसाब से अगर 1,000 रुपये के हिसाब से भी बेचता है जो भी फसल है उसकी, तो कम से कम उसको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा आप ये देख सकते हो, कितना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विकसित देशों के अंदर जो है सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन विकासशील देशों के अंदर सब्सिडी नहीं मिलती, और जब विकासशील देशों के अंदर सब्सिडी नहीं मिलती तो उसका लॉस होता है। विकासशील देश जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच तो जाते हैं, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है वो तो सस्ते दाम पर अपने सामान को बेच देता है, क्योंकि 1,000 रुपये लगाए थे 1,000 रुपये वापस आ गए। अब भाई जितना भी मेरे को मिलेगा वो मेरा बेनिफिट ही है। परंतु हमारे भारतीय किसानों के लिए भी एक समस्या ये भी है कि भाई अभी हमारी सरकार जो है 10 से 20% हमें सब्सिडी देती है, तो अगर हमने 100 रुपये लगाए तो हमें सिर्फ 20 रुपये मिले, मान के चलो हमें कितने मिले, सिर्फ 20 रुपये मिले, 80 रुपये तो अभी हमारे बच रहे हैं। तो अब वो किसान क्या करेगा, अगर 100 रुपये उसने खर्च करे थे जिसमें से 100 रुपये उसको सरकार से मिल गए, तो किसान अब 25 रुपये में भी उस पूरी फसल को बेच देगा, तो वो भी उसका फ़ायदा ही होगा 25 रुपये का, क्योंकि जितनी उसने लागत लगाई थी वो सारी की सारी लागत तो लग चुकी है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वैश्वीकरण के कारण किसानों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। प्रतिस्पर्धा अमीर देशों के किसानों की भारी मात्रा में क्या है, सब्सिडी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से, होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के किसानों पे। कुछ ये तो अच्छे पॉइंट रहे, अब कुछ हम नकारात्मक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान जो है, किसानों के ऊपर वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे बार बार हम अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, हम खादों का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं या अलग अलग तरह के उर्वरक डाल रहे हैं। उनकी वजह से हमारी ज़मीन में अभी के समय के लिए तो भाई फसल अच्छी हो रही है, परंतु आने वाले समय में जो है वो वही सेम चीज़ें जो हमें सस्ते दामों पे आज में उपलब्ध हो जा रही हैगी, लेकिन वही चीज़ें आगे चल के हमें महंगे दामों पे मिलती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से महंगे दामों पे तो मिलेगी, लेकिन महंगे दामों पे मिलने से बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है कि हम ज़्यादा अगर खाद वगैरह यूज़ करेंगे तो ज़्यादा खाद यूज़ करने की वजह से ज़मीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी, और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता खत्म होगी तो आप क्या करोगे, आपको दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर वस्तुओं को बेचना पड़ा, और एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में अमीर देश जो है वो 100 अरब डॉलर से भी अधिक किसानों को आज रोज़गार देते हैं। आज जैसे हमारे पंजाब के धनी किसान होते हैं, वो यूपी बिहार के लोगों को फसल जब भी काटी जाती है उनको बुलाया जाता है ताकि उनको क्या कर सके, पैसे दे सके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
इसके अलावा हम बात करेंगे अब हम श्रमिक और मजदूरों के ऊपर। मजदूरों के ऊपर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है? तो मजदूरों के ऊपर वैश्वीकरण के बहुत सारे प्रभाव है। सबसे पहला मजदूरों का वैश्वीकरण पर प्रभाव देखेंगे कि मजदूरों की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है। वैश्वीकरण के आने की वजह से जो है बहुत सारे रोजगार जो है वो चले गए। इसलिए रेहड़ी पटरी वाले जो रोजगार है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। रेहड़ी पटरी के अलावा बहुत सारे ऐसे रोजगार जो है वैश्वीकरण के कारण खत्म होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर्टिफिशियल पहले जो बांस वगैरह का या जिस भी चीज़ का पहले फ़ैन दिखता था, अब आज के समय में आपको दिखता है, आपको प्लास्टिक वाला दिखता है खाली। तो वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण की वजह से बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो क्या होती जा रही है, लोगों की खराब होती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है मजदूरों के लिए क्या वैश्वीकरण का पॉइंट आएगा। तो मजदूरों में आज एक मजदूर से एक से ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में बेरोजगारी आ रही है, और साथ ही साथ संगठन के राजनीतिक दल के साथ में जो अलग मंच अभिशाप बनाया है तो उसको राजनीतिक वध से रूप से लाना, यानी राजनीतिक प्रक्रिया में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना। वैश्वीकरण के अंदर आपको ये वाला, मजदूरों के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट हैं। जैसे वैश्वीकरण के दौर के अंदर हम देखते हैं निजीकरण को कठिन कर दिया है। निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया है। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण जो है हम देखते हैं मजदूरों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही है। किसान जो है ना केवल उनकी फसलें ख़राब हो रही है, किसानों को सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। किसान जो है वो और भी हमें दिखता है कि जो हमारे यहाँ पर जो किसान हैं वो वैश्वीकरण की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उनकी ज़मीन उपजाऊ नहीं होती, उतनी ज़्यादा फसल टाइम से नहीं आती, और सीज़न जब निकल जाता तो वो चीज़ें धीरे धीरे बिक भी पूरी तरीके से नहीं पाती है। तो आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें महिलाओं के ऊपर बात करेंगे। और भी अभी टॉपिक्स रह गए हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 वीडियो लगातार रिकॉर्ड करी है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रात के टाइम। अब हम आपको मिलेंगे रात को हम आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे, और आप सभी को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करनी इस वीडियो को। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए, आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हम तक रिजॉल्व करवाने के लिए भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।